आज हम लोग ये सेकंड पार्ट आप मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पहला वाला पार्ट हमने आप लोगों से डिस्कस कर रखा है, ठीक है? तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। इस कोर्स को पढ़ने से पहले आपको कुछ हिदायतें हैं। आप सबसे पहले तो नोट्स बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो भी पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, और आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करिए, रिवाइज़ करिए। ये आप लोगों के एंड से इतना चीज़ होना चाहिए, ठीक है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं इसको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक चल रहा हूँ अभी, जिसमें एम लक्ष्मीकांत, परीक्षा वाणी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पीवाईक्यू वगैरह को मैं इंक्लूडेड किया हूँ इस पूरे कोर्स में, ठीक है? तो आप लोग आराम से इस कोर्स को एंजॉय करिए और एमसीक्यू सॉल्व करिए, ठीक है? ये टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट होने से पहले मैं क्या-क्या इस आज के सेशन में देखने वाला हूँ, एक थोड़ा-सा देख लेते हैं। इंडिया स्टेटस आफ्टर द पार्टीशन, भारत की क्या कंडीशन थी आफ्टर द पार्टीशन, ये देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि वुमेन का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या पोजीशन था। फिर हम लोग ये देखेंगे कि सिटिंग और सेशन में डिफरेंस क्या होता है। हम लोग ये देखेंगे डिफरेंट डेट का जो सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे कि 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950। 4-5 ऐसे इंपॉर्टेंट डेट है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उसके बारे में देखेंगे। हम फिर ये देखेंगे कि हाउ ड्राफ्ट कमिटी फॉर्म, और इसमें बीएन राय का क्या योगदान रहा, ये सब चीज़ें देखेंगे। हम फिर ये देखेंगे कि इंटरिम गवर्नमेंट जब बनी थी या फिर ड्राफ्ट कमिटी के कितने मेंबर्स थे, क्या थे, उनको लर्न करने का ट्रिक भी सीखेंगे। तो इतने चीज़ आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है इंडियन स्टेटस आफ्टर द पार्टीशन। देखिए ध्यान से, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत क्या हुआ था कि टोटल 389 सीट एलोकेट हुई थी, जिसपे इंडियंस क्या कर सकते थे, कंटेस्ट कर सकते थे, ठीक है? ओके, पहली बात ये हो गई। फिर क्या हुआ कि बंटवारा हो गया, कब? 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, ठीक है? पार्टीशन होने के बाद 31 अक्टूबर 1947 को सीटों का निर्धारण हुआ। क्या हुआ? सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है? तो एक-एक चीज़ आराम से आप नोट करते रहिए, ठीक है? ये आपको बहुत काम देने वाला है। सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किस तरह से हुआ उसको देखिए आप। देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत टोटल 389 सीट थी, ठीक है? इस 389 सीट में टोटल 296 सीट जो थी वो ब्रिटिश इंडिया के पास गई थी, ठीक है? और 93 सीट किसके पास गई थी? प्रिंसली स्टेट के साथ, ठीक है? ओके। हुआ ये कि 296 सीट्स में से ब्रिटिश के पास 229 सीटें बची। बंटवारे के बाद 229 सीटें ही बची, और यहीं प्रिंसली स्टेट में 93 सीटें से घट करके टोटल 70 सीटें हो गई आफ्टर द पार्टीशन। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, 229 प्लस 70, तो आंसर आ जाएगा कितना? 389, 389, ठीक है? ओके। थोड़ा सा एमसीक्यू टाइप कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है, थोड़ा सा हम लोग ये भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए आप, ये पूछा जाता है कि जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, उस 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में कौन से चीफ कमिश्नर प्रोविंस से कितने कमिश्नर प्रोविंस इंडिया में बचे थे? तो मैंने बताया था आपको एक ट्रिक के माध्यम से, एबीसीडी, ठीक है? तो ए से क्या था? अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, और डी से दिल्ली, ठीक है? इतना चीज़ मैंने आपको बता रखा था। तो आप अगर देखिए आज के समय में, तो अजमेर भी अपने इंडिया का पार्ट है अभी, कुर्ग भी अपने इंडिया का पार्ट है, दिल्ली भी इंडिया का पार्ट है। कौन सा पार्ट नहीं है? बलूचिस्तान। इसका मतलब जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बलूचिस्तान का था, वो क्या हो गया? वो बँटवारे में पाकिस्तान को चला गया, ठीक है? पाक के साथ चला गया। क्लियर है? तो अभी हमारे पास कितने चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बचे हैं? 3, 3 बचे हैं, ठीक है? एक इंडिया से बाहर चले गए। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेकेंड टॉपिक है, ठीक है। ये चार्ट शीट है, ठीक है, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद, ठीक है, ये आप लोगों के लिए, आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं कराऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अमू स्वामीनाथन, ठीक है। अमू स्वामीनाथन जी कहाँ से थी, मद्रास से थी। कुछ पैटर्न मैं बना के रखा हूँ इस चीज को, तो आप लोग ध्यान से रखिएगा। अमुनाथन जो थी वो कहाँ से, मद्रास से थी। दक्षायनी वेलायुधन कहाँ से थी, मद्रास से थी। और जी दुर्गाबाई कहाँ से थी, मद्रास से थी। इसका मतलब मद्रास से टोटल कितने लोग थे, 3 लोग। दिमाग में रखिएगा इसको, ठीक है, ओके। हंसा मेहता, हंसा मेहता जो थी वो बॉम्बे से थी, और ये सिंगल वुमेन थी बॉम्बे से। कौन, हर्षा मेहता, हर्षा मेहता, हंसा मेहता, ओके। फिफ्थ इज मालती चौधरी। मालती चौधरी इज बिलोंग फ्रॉम द उड़ीसा, और ये उड़ीसा से सिर्फ अकेली वुमेन थी, ठीक है। इसके बाद 5 ऐसे वुमेन्स हैं जो कि यूपी से आती हैं, जैसे सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी और विजय लक्ष्मी पंडित। ये लोग 3 यहाँ से यूपी से। और इसके बाद बेगम अजाज रसूल और कोमल चौधरी, ये 2 लोग यहाँ पे, 3 ऊपर और 2 ये, 5 लोग टोटल कहाँ से आती हैं, यूपी से आती हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अच्छी बात है। उसके बाद देखिए राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर कहाँ से आती हैं, मध्य प्रदेश से आती हैं, ठीक है। तो ये भी अकेले हैं, ऐसे ऐसी वुमेन्स हैं, महिला हैं जो कि अकेले मध्य प्रदेश से आती हैं। स्टार्टिंग में मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रांत था, ठीक है, ओके। सरोजनी नायडू जो कि एक ऐसी मतलब महिला है जो कि बिहार से आती हैं। एक्चुअली इनका घर जो है वो यूपी से है, बट वो इलेक्शन जो था वो बिहार से लड़ी थी, ठीक है, इसलिए वो बिहार से काउंट होती हैं। और बिहार से ये पहली महिला है जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पार्टिसिपेट थी, ठीक है। उसके बाद लीला राय जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, और रेणुका राय वेस्ट बंगाल से, 2 लोग वेस्ट बंगाल से, ठीक है, ओके। एनी मस्करीनी एक ऐसी औरत थी जो कि त्रावणकोर की कोचीन से थी, और एक ऐसी महिला थी जो कि देशी रियासतों से बिलोंग करती थी, है ना। तो अब इस चार्ट को फिल करते हैं। यूपी से कितने थे, 5, सबको याद है, दिमाग को प्रोसेस करिए और इसको लिखने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है। बिहार से कितने लोग थे, 1, सरोजिनी नायडू, ठीक है। मद्रास से 3 लोग, बॉम्बे से 1 लोग, उड़ीसा से 1 लोग, वेस्ट बंगाल से 2 लोग, एमपी से 1 लोग, और त्रावणकोर से 1 लोग, राजस्थान से कोई नहीं, 0। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान से कितने लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पार्टिसिपेट किए थे, तो इस चीज को आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, ओके। तो ये महिला का पोजीशन कंप्लीट हो गया। अब कुछ क्वेश्चन मैं बना के लेके आया हूँ, जैसे वो एग्जाम में जैसे पूछा जाता है उसके बेसिस पे। जैसे वनली मुस्लिम वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो आपको पता है कि एक मुस्लिम वुमेन थी यूपी से, उनका नाम क्या था, बेगम एजाज रसूल, ठीक है, बेगम एजाज रसूल, ठीक है। ये सिंगल वुमेन थी जो कि मुस्लिम वुमेन थी, और वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थी। कहाँ से थी, यूपी से थी। पहला क्वेश्चन डन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वनली एससी वुमेन्स इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एकमात्र एससी महिला इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। तो कौन सी थी, दक्षायनी वेलायुधन, ठीक है, नाम अच्छे से रखिए, दक्षायनी, दक्षायनी वेलायुधन, ठीक है। चलिए ये तो हो गई दक्षायनी वेलायुधन, ठीक है, ओके। वनली वुमेन फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। एक ऐसी, एकमात्र ऐसी महिला जो कि प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करती है। अभी मैंने आपको बताया था, एनी मस्करेनी, क्या, एनी मस्करेनी, ठीक है, मस्करेनी, ठीक है, नाम रख लीजिएगा। इससे इतना 3 ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। महिला से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम थे सॉल्व हो गए आपके, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन महिला से बनेगा भी नहीं, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। संविधान सभा में बैठक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझे कि सिटिंग और सेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ओके। तो अभी रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे अगर लें तो जैसे पार्लियामेंट है अपना, ठीक है। अगर ये पार्लियामेंट अपना है, तो इस पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, मतलब 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से, एक बजट सेशन, और एक मानसून सेशन, और एक विंटर सेशन, BMW, ठीक है। अब सपोज करो इस बजट सेशन में अगर पार्लियामेंट के मेंबर 10 दिन अगर बैठते हैं, तो क्या बोलेंगे, बजट सत्र में 10 बैठकें हुई हैं। अगर मान लो मानसून सत्र में पार्लियामेंट के मेंबर
20 दिन बैठ गए तो उसे क्या बोलेंगे? मानसून सत्र में 20 बैठकें हुई हैं, है ना? अगर विंटर सेशन में 5 दिन बैठकें हुई हैं तो हम क्या बोलेंगे कि विंटर सेशन में 5 बैठक हुई हैं। इसका मतलब सेशन जो होता है वो उसके नीचे जो होती हैं वो बैठकें होती हैं। क्या होती हैं? बैठक होती हैं। सेशन के नीचे बैठक होती हैं या फिर बोल सकते हो आप सिटिंग, है ना? सेशन के नीचे क्या होती हैं? बैठक होती हैं या फिर सिटिंग बोल सकते हो। अब हमको लगता है कि ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेशन एंड सिटिंग। ठीक है, ओके। अब देखिए, संविधान सभा में टोटल जो बैठकें हुई थी, ठीक है, वो कितनी बैठकें हुई थी? तो 167 बैठक हुई थी टोटल। पूरा संविधान बनाने में कितना, मतलब संविधान सभा की टोटल कितनी बैठकें हुई थी? संविधान सभा की टोटल 167 बैठकें हुई थी। अभी मैं लिखवा भी दूंगा इसको आगे चल के, ठीक है। और सत्र कितने हुए थे? तो देखो, किसी किसी किताब में 11 लिखता है, किसी किसी किताब में 12 लिखता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि 24 जनवरी को 24 जनवरी को 1950 24 जनवरी 1950 को जो लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है, वो उसको 12th सत्र लेते हैं, और जो इसको इंक्लूड नहीं करते हैं एज अ सत्र के रूप में, वो उसे 11th सत्र लेते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप आराम से क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू में ट्रिक लगा सकते हैं 11 और 12, ठीक है, ओके। आगे देखिए फर्स्ट सेशन के बारे में। फर्स्ट सेशन जो स्टार्ट होता है 9 दिसंबर 22 से लेकर के 23 दिसंबर 1946 के बीच में चलता है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो पहला जो सेशन चला वो 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक चल रहा है। तो इसमें कितनी बैठकें टोटल हुई उसको देख लेते हैं। तो इसमें टोटल जो बैठकें होती हैं वो 11 बैठकें होती हैं, ठीक है। कितनी बैठकें होती हैं? 11 बैठकें होती हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होगी, दूसरी 10 दिसंबर 1946 को होगी, तीसरी 11 दिसंबर, उसके बाद मतलब ये सब 46 ही है, ठीक है, 9 से 23 के बीच में ही है, उसी साल में, ठीक है, ओके। फिर 13 को होती है, फिर 15 को होती है, फिर 16, 17, 19, 21, 23, 1946 ही है ये भी, ठीक है, हाँ। तो 1946 ये इतना ही है, ठीक है। तो टोटल कितनी बैठकें हुई? 11। प्रथम सत्र में कितनी बैठक हुई? 11, ओके। अब देखिए, बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि हर एक बैठक में क्या क्या हुआ। जैसे फर्स्ट सिटिंग में क्या हुआ उसको देखते हैं। तो फर्स्ट सिटिंग हुई वो कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। कहाँ पे हुई? दिल्ली में। कहाँ? सेंट्रल हॉल में। कितने बजे? 11 बजे। 11 बजे बुलाया गया था भाई। जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे उनको बोला गया भैया आप दिल्ली आ जाइए, सेंट्रल हॉल में कितने बजे आना है? तो 11 बजे आना। ठीक है, आगे आगे इतना। अब अच्छे से समझिए, दिमाग खोल के समझिए, एकदम एंजॉय करिए, ठीक है। अब भाई उसमें एक सबसे बड़े जो लोग थे, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर थे उसमें सबसे जो बड़े थे वो जेबी कृपलानी साहब थे। अब वो जेबी कृपलानी साहब क्या बोलते हैं? भाषण देते हैं। क्या देते हैं? भाषण देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ नागरिक थे, ठीक है। और उन्हीं के कहने पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फर्स्ट फर्स्ट अस्थायी यानी टेम्पररी रूप से क्या चुन लिया गया? अध्यक्ष चुन लिया गया, स्पीकर चुन लिया गया, ठीक है। फर्स्ट अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पररी स्पीकर को चुना गया। क्लियर यहां तक? ओके। आगे देखो, हाउ मेनी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पार्टिसिपेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट सिटिंग। आप ध्यान से देखिए, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उस बैठक में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? बैठक में, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सिटिंग की बात कर रहा हूँ, बैठक की बात कर रहा हूँ। तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था टोटल? कितने लोगों ने? तो 207 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। जब बैठक की बात हुई कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने लोगों, पहली सिटिंग में कितने लोग बैठे थे, तो 207 आप लिखेंगे, ठीक है। और जब आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में फर्स्ट सेशन में कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, तब आप क्या बोलोगे? 211, 211, ठीक है। तो ये बैठक और सत्र में पता चल गया कि 207 लोग पहली बैठक में इंक्लूड हुए थे और 211 लोग फर्स्ट सेशन में इंक्लूड हुए थे, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है? ओके। अब देखिए, इसी दिन नॉमिनेशन ऑफ द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी क्या हुए थे? नॉमिनेट हुए थे। तो पहले ऐसे उपाध्यक्ष
डिप्टी स्पीकर मतलब उपाध्यक्ष, ठीक है, हिंदी में आप क्या बोल सकते हो, उपाध्यक्ष। वो क्या हुई थी, मनोनीत हुई थी, निर्वाचित नहीं हुई थी, मनोनीत हुई थी, नॉमिनेट की गई थी, ठीक, वो कौन थी, फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी, ठीक है, ओके, फ्रैंक एंथोनी जी को नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। एच.सी. मुखर्जी, अब ध्यान से देखिए, एच.सी. मुखर्जी बाद में चल करके 25 जनवरी 1947 को अपॉइंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, एज अ एज अ उपाध्यक्ष, ठीक है, फर्स्ट निर्वाचित उपाध्यक्ष, मतलब कि इलेक्टेड, फर्स्ट इलेक्टेड डिप्टी स्पीकर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। लेकिन फिर इन्होंने देखो, एस.सी. मुखर्जी की एक्चुअली जो सीट आती थी वो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के पास आती थी, और ये वेस्ट बंगाल मतलब ये बंगाल वाला जो पोर्शन था वो विभाजन के समय में इनकी जो इनका जो सीट वाला लोकेशन था वो बांग्लादेश के साथ चला गया। तो फिर लेकिन इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, है ना? फिर वो इंडिया वापस अपना आए और ये टोटल फिर से लड़ाई लड़ा, मतलब इलेक्शन फाइट किए, और फिर 16 जुलाई 1947 को फिर से इन्होंने क्या किया, ये डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो ग्रहण कर लिया, ठीक है? ओके। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि फर्स्ट इलेक्टेड डिप्टी स्पीकर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो क्या बोलोगे आप, एस.सी. मुखर्जी, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णाचारी, दो लोग हुए थे, ऐसा कंसेंसस था, पार्लियामेंट्री कंसेंसस था, जिसकी वजह से बोला जाता है कि एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णाचारी, ये दो लोग डिप्टी इलेक्टेड डिप्टी स्पीकर थे। यहाँ तो क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछ दे कि फर्स्ट फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी इलेक्टर कौन थी, तो वो कौन थी, फ्रैंक एंथोनी थी। कौन थी, फ्रैंक एंथोनी थी, ठीक है, ओके। टोटल वुमेन पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब बताओ आप, इस तरह के डीपली चीज़ों को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है बाबू, ये किसी ना किसी भी किताब में जल्दी दे नहीं रखा होता है, बहुत कुछ सर्च करना पड़ता है, बहुत कुछ मटेरियल निकालना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, उसके बाद इस तरह के मटेरियल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझिए एक वरदान है, उसको आप इंजॉय करिए, ठीक है। तो टोटल वुमेन पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट सिटिंग कितने हुए थे, 10। टोटल कितने हुए थे, 10 महिलाएं ने भाग लिया था स्टार्टिंग में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। ये रॉन्ग दिया गया हिंदी में। ऐसा बोला जाता है कि पहली शोक बैठक, पहली शोक बैठक कब हुई थी, तो पहली शोक बैठक फर्स्ट डे को ही बुलाया जाता है, 9 दिसंबर 1947 को ही बुलाया जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। 9 दिसंबर 1947 को ही 1946 को ही, ठीक है, ये बोला जाता है पहली शोक बैठक, पहली बैठक हुई, ठीक है। इसमें ऐसा ये हुआ था कि प्रसन्न देव रेकुट जो थे वो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, बंगाल से आते थे, उनका निधन हो गया था। तो क्या नाम है इनका, प्रसन्न देव रेकुट, ठीक है, प्रसन्न देव रेकुट का क्या हो गया था, डेथ हो गया था, और डेथ होने की वजह से पहला दिन क्या थोड़ा था, 2 मिनट का शोक वर्तन किया गया, तो पहली शोक बैठक इन्हीं के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ओके। नाउ सेकंड सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, पहला सिटिंग हो गया, क्या क्या काम हुआ ध्यान से देखिए। पहले सिटिंग में क्या क्या हुआ था, जब भी कृपलानी साहब भाफड़ दिए थे, सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बना लिया गया, कहाँ बुलाया गया, दिल्ली में बुलाया गया, ठीक है। अच्छा, आपसे कोई पूछ दे कि भारत में सर्वप्रथम वो नेता जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बोला था, पहला बोलने वाला नेता कौन था, तो वो जेबी कृपलानी साहब थे, ठीक है। ये फैक्ट है, कुछ याद रखिए, ठीक है। कल से और अच्छा लगेगा क्योंकि कल से कॉन्सेप्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे क्लास में, ठीक है। प्रियम्बल हम लोग कल पढ़ेंगे उसके बाद। तो यहाँ तक क्लियर है, ओके। फिर हम लोग देखते हैं सेकंड बैठक, ठीक है, सेकंड सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इस सेकंड सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब हुई थी, 10 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। इस दिन हुआ क्या था कि डिस्कशन हुआ था, देखो एक्चुअली इस दिन डिस्कशन ऑफ द अबाउट परमानेंट स्पीकर के बारे में डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। तो ये हो रहा था कि भाई अभी तक तो अस्थायी सदस्य कौन है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी तो हैं अस्थायी स्पीकर, लेकिन हमको परमानेंट स्पीकर चाहिए, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ा, डिस्कशन वहाँ पे चल रही थी कि हाँ किसको अपॉइंट किया जाए। और इस डिस्कशन 10 तारीख को होता है, और एक दिन बाद, जस्ट एक दिन बाद, ठीक है, थर्ड सिटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा जी को इलेक्ट कर दिया गया, ठीक है।
और इसको ये टेम्पररी वाला पावर किस में कन्वर्ट हो गया, परमानेंट में कन्वर्ट हो गया। सच्चिदानंद सिन्हा के जो टेम्पररी स्पीकर थे, अब वहाँ पे क्या हो गया, परमानेंट स्पीकर आ गए, ठीक है। वो क्या थे, अनअपोज्ड थे, यानी उन्होंने इलेक्शन तो लड़ा था, लेकिन मतलब लड़ने का प्रयास किया था, लेकिन कोई भी उनका विरोध नहीं किया था, ये अनअपोज्ड थे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा एक अनअपोज्ड इलेक्टेड थे, ठीक है। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से पावर ट्रांसफर हो गई इनके ऊपर। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखो फोर्थ सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होता है, कि फोर्थ सिटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब होती है, 12 दिसंबर 1946 को होती है। इस दिन क्या होता है ना, कि ड्राफ्ट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को के ऊपर चर्चा चलती है, मतलब ये प्रिपेयर होता है, ड्राफ्ट होता है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, अभी हम इसकी बात करेंगे, इस OR की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए आप, ठीक है। इस दिन बस इतना समझिए कि 12 दिसंबर 1946 के दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में कुछ चर्चा चल रही थी, है ना, ओके। फिर पांचवी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। पांचवी बैठक कब होती है, 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को टेबल किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। कौन पेश करता है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर को 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पार्लियामेंट में पेश किया था, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, थोड़ा और समझते हैं, है ना। तो थोड़ा सा कंसेंट्रेट हो जाइए, ये कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है, इसको भी अच्छे से समझेंगे। देखिए एक्चुअली इंडिया के लोग ना बहुत कुछ सहे हैं, इंडिया के लोग। जैसे मान लो ब्रिटिश आए, ब्रिटिश से पहले कौन आया था, मुगल आए थे। मुगल से पहले कौन आया था, उससे पहले और भी रूलर्स आए थे, ठीक है। जानने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये पॉलिटी क्लास है, हिस्ट्री तो है नहीं, है ना, ओके। तो देखो कोई क्या करता था कि धर्म के नाम पे भेदभाव करना स्टार्ट किया। कोई क्या करता था, ब्रिटिश वाले ये रंग के नाम पे भेदभाव करते थे, या यू कैन से दैट RRCSP के नाम पे भेद करना लगे। रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे क्या करने लगे, डिस्क्रिमिनेशन करने लगे। क्या करने लगे, डिस्क्रिमिनेशन करने लगे। अब अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं RRCSP के बेसिस पे, ब्रिटिश वाले भी मुगल वाले भी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कौन इसमें सफर करता था, इंडियन सफर करते थे। कौन सफर करता था, इंडियन सफर करते थे, ठीक है। क्यों ऐसा था, क्योंकि इनके पास ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन था, ना तो इनके पास इलेक्शन होता था, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था वहां पे, ठीक है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करना स्टार्ट किए, तो हम लोगों ने कुछ सोचा। हम लोगों ने क्या सोचा कि आज तक जितने भी ये रंग और धर्म के आधार पे या किसी भी तरह के से डिस्क्रिमिनेशन किए हैं लोग, उसको हम लोग क्या करेंगे, इंड करेंगे। तो वी विल इंड द डिस्क्रिमिनेशन, इंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग मंजूर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये किस में लिखा गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा गया था, ठीक है। ये बोला गया कि हम अनटचेबिलिटी से लड़ेंगे, मतलब छुआछूत की भावनाओं को खत्म कर देंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी को खत्म करेंगे, हम इक्वालिटी लाएंगे लोगों के बीच में, ठीक है। हम लोग माइनॉरिटी को क्या करेंगे, इंपावर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दावे किए गए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। और दूसरी चीज ये कि मेन गोल था, आज तक जितने भी जो कुछ भी हम लोग आज तक सहे हैं ना, दुख दर्द जो भी कुछ सहे हैं, सबका निवारण कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसी को लिखना था। क्योंकि जितना ये लोग दर्द सहे हैं ना, उसी दर्द का निवारण है, उसी दर्द का टेबलेट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उस दर्द की दवा को बनाने से पहले तो हमको कुछ ड्राफ्ट, कुछ गोल तो तैयार करना पड़ेगा ना, कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो वो जो गोल है ना, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है। क्या है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, ठीक है यहाँ तक, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमने बातें समझ ली कि बैठकें खत्म हो गई, फिफ्थ बैठक के बाद और भी बैठकें चली, बट वो हमारे इंपॉर्टेंट का नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर थोड़ा देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर आने से पहले, ठीक है, मैं थोड़ा सा ये हटाना पड़ेगा, एक मिनट, हाँ। ये समझ लीजिए कि कौन रिकमेंड किया था ड्राफ्टिंग कमेटी को, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं, ड्राफ्टिंग कमेटी को। मतलब ऐसा कौन बोला था कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनाओ, कौन बोला था, तो सत्यनारायण सिन्हा जी ने बताया था। कौन, सत्यनारायण नारायण सिन्हा जी ने
बोला था कि आप ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में रिकमेंडेशन दिया था कि आप इस तरह का कुछ बनाओ जो कि ड्राफ्ट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है? अभी हम लोग इससे आगे बढ़ने वाले हैं। वेट अ मिनट, ठीक है? ठीक है, थोड़ा-सा इस पीडीएफ पे आ जाते हैं और थोड़ा-सा और अच्छे से इसको मैं इलैबोरेट कर रहा हूँ इसको। अब ध्यान से देखिए। देखिए होता क्या है ना कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनने के पीछे जो रीज़न है, थोड़ा-सा उसको समझते हैं पहले। ओके, तो होता क्या है ना कि हमारे यहाँ बहुत सारी कमेटियाँ बनी। अभी मैं कमेटी के बारे में भी पढ़ाऊँगा आपको, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो बहुत सारी कमेटियाँ बनी, जिसमें एक कमेटी क्या बनी? कंसल्टेटिव कमेटी, सलाहकार का समिति या फिर परामर्श समिति, ठीक है? ये समितियाँ बनी। ओके, ठीक है, बनी तो क्या हुआ? परामर्श समिति थी, ओके। इसने क्या किया ना कि वर्ल्ड के 60 सबसे अच्छे-अच्छे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन से जो सबसे अच्छी-अच्छी चीज़ें थी, जो इंडिया के लायक थी, इंडिया में यूज़ किया जा सकता था, उन्होंने उसको क्या किया? उठा लिया वहाँ से। उठा लिया, ठीक है। इन्होंने उठा कर के एक पेज पे लिख लिया, ठीक है? एक पेज पे बहुत सारे कुछ लिख लिया कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है? इस तरह से काम करेगा एंड सो ऑन सब कुछ लिख दिया। अब ये पेज था ना, उसी पेज को 17 मार्च 1947 को ध्यान से समझिएगा, इसी पेज को 17 मार्च 1947 को स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर को दे दिया गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हमारे पास एक परामर्श कमेटी थी, उस परामर्श कमेटी ने दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और वहाँ से जो सबसे अच्छी चीज़ें थी, जो इंडिया के यूज़ करने लायक थी, उसको एक कॉपी पे लिखा और उस कॉपी को 17 मार्च 1947 को स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर को दे दिया। ठीक है यहाँ तक? ओके, आगे देखिए। उसके बाद होता क्या है कि ये लोग स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर के लोग अच्छे से इस चीज़ को पढ़ते हैं। जो राज्य के प्रांत मतलब लेजिस्लेचर थे और जो सेंट्रल लेवल के लेजिस्लेचर थे, दोनों लोग इस चीज़ को अच्छे से पढ़ते हैं और फिर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं किसको? कंसल्टेटिव रिपोर्ट। किसको? कंसल्टेटिव डिपार्टमेंट को। मतलब ये परामर्श कमेटी को रिपोर्ट देते हैं, उसका आंसर देते हैं कि हाँ, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। एक ही चीज़ लिखा गया है, ठीक है? रिपोर्ट टू कंसल्टेटिव कमेटी, ठीक है? उसके बाद इसी रिपोर्ट को बी एन राव पढ़ते हैं। बी एन राव रीड इट एंड मेड ड्राफ्ट वर्जन। बी एन राव इसको पढ़ते हैं और उसका ड्राफ्ट वर्जन क्रिएट करते हैं। ठीक है? इसी रिपोर्ट का ड्राफ्ट वर्जन क्रिएट करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इसी ड्राफ्ट वर्जन को चेक करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। आ रही बात समझ में? इसी ड्राफ्ट वर्जन को और स्टडी करने के लिए क्या बनाई गई? ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। कब बनाई गई? 29 अगस्त 1947 को बनाई गई। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का रिकमेंडेशन किसने दिया था? तो सत्यनारायण सिन्हा ने दिया था। सत्यनारायण सिन्हा ने दिया था। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? ओके। अब आपको सबको पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो क्या है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है। ठीक है, अभी हम लोग मेंबर के ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो वहां डरने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गए ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा रीडिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से रीडिंग चल रहा था। ठीक है, देखो हमने पढ़ा वहां पे कि किस तरह से ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, ये हमने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने मतलब किस तरह से ड्राफ्ट किया और कितने रीडिंग्स हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो देखो फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, टोटल कितनी रीडिंग हुई है? थर्ड रीडिंग हुई है, 3 रीडिंग हुई है टोटल। ठीक है, पहली रीडिंग जो चली थी 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चला, अप्रोक्सीमेटली 5 डेज। सबसे स्मॉलेस्ट जो रीडिंग हुई थी, सबसे स्मॉल छोटी वाचन क्रिया जो हुई थी, वो फर्स्ट रीडिंग में हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग शिफ्ट कर गए 6 दिन बाद, या 9th है तो 6 डेज बाद 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक हम लोग क्या किए? सेकेंड रीडिंग किए, मतलब कि दूसरी बार वाचन किए। दूसरी बार हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट वर्जन जो बना था उसको हम लोग पढ़े। ठीक है, ओके। थर्ड रीडिंग क्या हुआ था कि 14 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग आती है, स्टार्ट होती है और 26 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग खत्म होती है। ठीक है, तो ये डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, कि सबसे लास्ट रीडिंग कब हुई थी, किस डेट को हुई थी? तो 26 नवंबर 1949 को हुई थी।
ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट कहाँ पे चला था, तो सेकेंड रीडिंग सबसे लॉन्गेस्ट चला था। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वेट अ मिनट, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, 1 मिनट। हमने ड्राफ्ट वर्जन पढ़ लिया और फिर देख लिया कि रीडिंग के बारे में क्या बात है, ठीक है। अब देखिए कुछ डेट्स हैं, कुछ सम इम्पोर्टेंट डेट, कुछ डेट हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिए आप, ठीक है। ओके, तो देखिए वाई 24 जनवरी 1950 इज सो फेमस। ऐसा क्यों बोला जाता है कि 24 जनवरी 1940 तो 1950 क्यों बहुत ज़्यादा फेमस है ऐसा? तो बहुत सारे रीजन्स हैं, आप लोग कुछ रीजन जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, वहाँ से सीख लीजिए। ये तो सबको पता है कि फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हुआ क्या था उसी दिन? अनअपोज्ड, मैंने बताया था आपको, ठीक है। इलेक्ट किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इसके पहले क्या थे? राजेंद्र प्रसाद इसके पहले संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन सा अध्यक्ष? अस्थाई अध्यक्ष थे। 1 मिनट, वेट अ मिनट, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष थे या फिर परमानेंट डिप्टी स्पीकर, ठीक है। परमानेंट डिप्टी स्पीकर थे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान को अडॉप्ट किया गया, ये सबको पता है, ठीक है। फिर 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अडॉप्ट हुआ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कुछ ही लोगों को पता होगा कि लास्ट डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सबसे लास्ट डे था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सबसे लास्ट डे था कब? 24 जनवरी 1950 को। तो दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज को। फिर डिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसी दिन क्या हुआ था? जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, यानी जो संविधान की सभा थी, उसको भंग कर दिया गया। और फिर किसका स्टार्टिंग हुआ? स्टार्टिंग ऑफ द इंटरिम पार्लियामेंट। इंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद की शुरुआत हुई थी इसी दिन, ठीक है। तो जो संविधान बनाने वाली सभा थी, उसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोल रहा हूं मैं, वो उस दिन क्या हुई थी? डिजोल्यूशन हुआ था उसका, ठीक है। और उसी पॉइंट पे इंटरिम पार्लियामेंट का स्टार्टिंग हुआ था। क्लियर यहां तक? इट्स ओके, मूव ऑन, ठीक है। एक चीज और समझ में आनी चाहिए आपको कि जब इंटरिम पार्लियामेंट बना तो कब से चला, कब तक चला? तो दिस इंटरिम पार्लियामेंट कंटिन्यू अप टू द अप्रैल 1952। अप्रैल 1952 तक ये पार्लियामेंट, इंटरिम पार्लियामेंट चला था आपका। कब तक? अप्रैल 1952, दिमाग में रखिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि 1 महीने बाद, अप्रैल के 1 महीने बाद 1952 को क्या होता है? जनरल इलेक्शन स्टार्ट हो, मतलब खत्म हो जाते हैं और पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जो आज तक चला आ रहा है, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। 24 डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज अच्छे से समझ लिया आप लोगों ने। ओके, मूव ऑन। वाई 26 जनवरी सेलिब्रेट, दूसरा पॉइंट है कि 26 जनवरी क्यों सेलिब्रेट होता है, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक क्या है उसको समझिए। 1929 में क्या होता था कि लाहौर सेशन हो रहा था, या फिर यहाँ देख लीजिए 1929 में लाहौर सेशन चल रहा था, ठीक है। उस समय हुआ क्या कि 31 दिसंबर 1929 को नेहरू जी रावी रिवर के किनारे से, रवि मतलब मेरा भी नाम है और रावी भी, इसमें डबल ए होना चाहिए थी, रावी नदी के किनारे से एक चैलेंज किया, एक संकल्प लिया कि हम लोग अगले साल, ये 1929 में बात कर रहे हैं, कब? 31 दिसंबर को, लास्ट डे ऑफ द 1929, ठीक है। इसके पीछे भी लॉजिक है, अलग अलग कहानियां हैं, बट ये कहानियां आपकी एग्जाम के काम की नहीं है, बस वो रोचक ही आपको बना सकती हैं, ठीक है। तो मैं इसको बताने वाला नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये समझिए कि 31 दिसंबर 1949 को नेहरू जी ने रावी नदी से किनारे से कुछ संकल्प लिया था। उन्होंने बोला था कि 26 जनवरी अगले साल 1930 को वी विल सेलिब्रेट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे, क्या? पूर्ण स्वराज। उन्होंने बोला था कि इस दिन हम लोग क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। लेकिन होता ऐसा नहीं है।
31 साल बाद ऐसा नहीं हो पाता है कि उनको पूर्ण स्वराज मिल ही नहीं पाती है, ठीक है? लेकिन 20 साल बाद मिल जाती है हमको, 20 साल बाद मिलती है। 26 इसलिए हमको क्या बोलते हैं 26 जनवरी 1950 को क्या करते हैं रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 जनवरी और 26 जनवरी के पीछे का लॉजिक समझ में आया? ड्यू टू द लाहौर सेशन, ड्यू टू द लाहौर सेशन में क्या हुआ था? संकल्प लिया गया था नेहरू जी के द्वारा। तो ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है? अगर कुछ दिक्कतें होती हैं तो आप लोग मतलब कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ, और थोड़ा-सा मैं कुछ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है? देखो मैं इस पूरे प्लेटफ़ॉर्म पे और ऑनलाइन टीचिंग जगत में नया हूँ, ठीक है? तो मैं अपना अच्छा डिलीवर करने का प्रयास कर रहा हूँ अभी, बट अभी थोड़ा-सा लोग नहीं जान रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करिए लोगों के पास, ताकि कम समय में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल सकें। और दूसरी चीज़, ये चीज़ें आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलती है ना? ये चीज़ों को डाटा उठाना पड़ता है, बहुत जगह से पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ये बनाना पड़ता है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ को पूरा लाभ लीजिए, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका पूरा लाभ लीजिए और लोगों तक शेयर करिए इसको, ठीक है? ओके। फिर बात आती है 26 जनवरी 1949 की, थर्ड डे, ठीक है? इस दिन क्या हुआ था? एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हुआ था? एडॉप्शन हुआ था। मतलब इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग एडॉप्ट किए थे। एक बात और बताओ कि टोटल कितने मेंबर थे? 299। पार्टीशन के बाद कितने बचे थे? 299 बचे थे। कितने लोगों ने सिग्नेचर किया था? तो 284 लोगों ने। 240 लोग 84 लोग क्या किए थे? साइन किए थे। किस पे? ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? तो इसको हम लोग किस तरह से मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डे की तरफ से भी मनाते हैं हम लोग, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल डे की तरफ से, साइंड बाई 284 मेंबर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपकी बात? ओके। देखिए उसके बाद फोर्थ जो हुआ वो 26 जनवरी 1950। इस 26 जनवरी 1950 को क्यों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? इट इज सेलिब्रेटेड एज अ इन्फोर्समेंट डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम लोग क्या करते हैं? इन्फोर्समेंट डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है? कि इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? इन्फोर्स हुआ था, ठीक है? तो ये 26 जनवरी 1950 को भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है? ओके। और साथ में तो रिपब्लिक डे तो था, वो तो सबको पता है, ठीक है? लेकिन ये इन्फोर्समेंट डेट कभी मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया तो आप उसको डील आराम से कर सकते हैं, ठीक है? फिफ्थ जो है वो 22 जुलाई 1947, इसमें एडॉप्शन हुआ था किसका? एडॉप्शन हुआ था नेशनल फ्लैग का। ओके, ठीक है। अब देखिए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? अभी हम लोग पढ़े थे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। क्या पढ़ा था कि अच्छे से तो वहाँ पे देख लिया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर किस तरह से फॉर्म्ड हुई थी, ठीक है? इसमें सत्यनारायण सिन्हा वगैरह का कितना रोल था, ठीक है? वो करने में। अब देखिए ध्यान से इस चीज़ को हम लोग अभी पढ़िए और मैं अभी तुरंत के तुरंत इस क्लास में ही अभी याद करा दूंगा आपको, ठीक है? तो डरने की जरूरत नहीं है। ओके। फर्स्ट जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है? ये कौन है? चेयरमैन है। कौन है? एक मिनट, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है? ओके। ये कौन है? चेयरमैन है, ठीक है? सबको पता है। अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, ठीक है? दूसरे मेंबर है। क्या नाम है इनका? अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज को एक एक वर्ड को देखने का प्रयास करो, ऑटोमेटिकली अभी याद करा दूंगा, 2 मिनट में याद करा दूंगा, ठीक है? ओके। एन गोपाला स्वामी अय्यर, अयनगर, ठीक है? थर्ड मेंबर कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयनगर। ओके। फोर्थ कौन है? के एम मुंशी। फोर्थ मेंबर कौन है? के एम मुंशी साहब जी, ठीक है? फिफ्थ मेंबर है टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी। ओके। सिक्स नंबर है माधवराय, एन माधवराय, एन माधवराय, ठीक है? सेवंथ है सैयद मोहम्मद सदादुल्ला। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? टोटल याद तो नहीं हुआ होगा, अभी देखना 2 मिनट में याद हो जाएगा। एक फार्मूला है बैंक बैंक टेंशन, ठीक है? बैंक टेंशन। वैसे मैं देखो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 50 निमोनिक्स का एक मेरे पास मैंने ड्राफ्ट किया है, मतलब किताब लिखी है इसके ऊपर, ठीक है? अगर आपको किसी को भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जो कि अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है?
तो आप अगर कहेंगे तो उसपे वीडियो भी बना सकता हूँ, और अगर आप कहेंगे पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए तो पीडीएफ भी बना दूँगा, ठीक है? तो किसी को चाहिए तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा मुझे, ठीक है? ओके, तो ये बैंक टेंशन से याद करेंगे हम लोग। बी से बी से बी से भीमराव अंबेडकर, ठीक है? इसको मैं लेटर ले लेता हूँ, BANK टेंशन, ठीक है? टेंशन, ION का मतलब कुछ नहीं है, ION का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है? बस उसको निमोनिक्स को पूरा करने के लिए। तो B फॉर डॉक्टर BR अम्बेडकर, A फॉर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N फॉर N गोपाल स्वामी अय्यनगर, K से KM मुंशी, और T से TT कृष्णमाचारी, N से N गोपाल माधव राय, और S से सैयद मोहम्मद सदुद्दौला। सबको याद हो गया कि बैंक में जाने से टेंशन होता है, बहुत भीड़ होती है, ठीक है? बस याद हो गया, बैंक बैंक टेंशन, खत्म हुआ, ठीक है? या फिर ऐसे याद कर सकते हो कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला चल रहा है, तो बैंकों को बहुत ज़्यादा टेंशन है, SBI बैंक को बहुत ज़्यादा क्या है, टेंशन है, क्योंकि उसको इलेक्टोरल बॉन्ड की डाटा देना है गवर्नमेंट को, ठीक है? तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक? ओके, इसमें एक चीज़ और बताना था आपको कि डॉक्टर BL मित्तल साहब जो थे वो रिजाइन कर दिए थे ड्यू टू द हेल्थ इशू एंड रिप्लेस बाय द N माधवराव। एक्चुअली ये हुआ था कि BL मित्तल साहब का लड़ाई हो गई थी डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ, ठीक है? डिस्प्यूट चल रहा था, जिसकी वजह से वो हेल्थ इशू दे करके और फिर रिप्लेस कर दिया, ठीक है, N माधवराव को। और दूसरा चीज़ ये है कि DP खेतान खेतान जो है वो डाइड हो चुके थे, और कब हुए थे, 1948 में, और जिसको और उनकी जगह पे TT कृष्णमाचारी जी आए थे। तो ये 2 मेंबर TT कृष्णमाचारी और इनकी जगह पे कौन थे, DP खेतान जी थे, और DP खेतान, और यहाँ पे N माधवराव किसकी जगह पे आए थे, BL मित्तल साहब के, ठीक है? N माधवराव BL मित्तल की जगह पे आए थे, ठीक है? यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी आगे बात। ओके, तो बैंक टेंशन से याद होना चाहिए सब चीज़ें, ठीक है? आप कमेंट में डालो अगर आपको याद हो गया तो, बैंक टेंशन लिखो। व्हेन वाज द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 फॉर्म्ड? ये बात समझ में आती है कि इंटरिम गवर्नमेंट कब फॉर्म हुई थी, ठीक है? तो 2 सितंबर 1946 को फॉर्म हुई थी। अभी हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? ओके, तो 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, ठीक? ओके, एक्चुअली ये जो प्लान था इंटरिम गवर्नमेंट का, वो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा ही बनाया गया था। हुआ क्या था कि कैबिनेट मिशन प्लान, एक मिनट, कैबिनेट मिशन प्लान जो था, उस कैबिनेट मिशन प्लान में 2 पार्ट में डिवाइड करूँ तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, और दूसरा बात ये था कि अभी क्या करो कि सरकार चलाने के लिए तुम अपना इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ, इंटरिम गवर्नमेंट बना लो, और जिसमें क्या करो, तमाम तुम काम करते रहना, ठीक है? तो अभी देखेंगे कि इंटरिम गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन था, ठीक है? वो थोड़ा सा देखने वाला बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, अभी हम देखेंगे इसको, ठीक है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देख चुके हैं, पूरा देख चुके हैं, पूरा बैठक वगैरह सब कुछ देख के आ गए हैं, ठीक है? 2 वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर, आप देख सकते हैं, ठीक है? ओके, तो कब बना था, 2 सितंबर 1946 को। ओके, ठीक है। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946? 1946 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बना तो क्या पर्पज था? The primary purpose of the interim government was to facilitate the transfer of the power between British rules and Indian leaders to prepare the ground for the eventual creations of the independent India. ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश इंडिया का जो पावर था वो इंडियंस के लीडर में ट्रांसफर करना ही सबसे बड़ा क्या था, पर्पज था इंटरिम गवर्नमेंट का। क्या था, ब्रिटिश इंडिया के पास जो पावर थी उस पावर को इंडियन लीडर के हाथ में ट्रांसफर करना ही क्या था, क्या था, इंटरिम गवर्नमेंट का मेन पर्पज था। क्लियर है? ओके, अब देखो उस समय मेंबर कौन थे, मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक? मिनिस्टर इधर है और इधर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट इधर आ रहा है, ठीक? ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, ठीक? वाइस प्रेसिडेंट थे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे। इसका मतलब प्रेसिडेंट कौन था, ये सोचो। प्रेसिडेंट वो मेडिकल वाला था, जो दवाई का नाम वाला इंसान, दवाई का नाम वाला इंसान मतलब बाहर ही कोई है ना, ऐसे समझ लो कि वो ब्रिटेन का ही आदमी था, जो कि आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कौन है, ठीक है? तो ये वाइस प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट नहीं वाइस प्रेसिडेंट, सोच रहे हो, मतलब कि सब कुछ कर दिया लेकिन फिर भी अभी राजा वही बने हैं। फिर वल्लभ भाई पटेल जो थे वो उस समय होम देख रहे थे। अच्छा देखना, जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट जो काम वल्लभ भाई पटेल को मिला है, वही काम देखना कि जब कमेटी बनेगी, ठीक है, तमाम कमेटियां बनेंगी, उसमें भी वल्लभ भाई पटेल वगैरह ये क्या करेंगे,
इसी को डिपार्टमेंट को संभालेंगे, ठीक है? तो कुछ मिलता-जुलता सा चीज़ है। अब जैसे बलदेव सिंह हैं, तो बलदेव सिंह जी डिफेंस में, अब यहाँ याद कर लो आप, वहाँ ऑटोमेटिक अभी याद हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कैसे याद कर सकते हो। पहला कैसे याद कर सकते हो? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कि ये बहुत बड़े नेता थे, वो मतलब कि इंडिया के सेंट्रल लेवल के नेता नेता थे, वर्ल्ड लेवल के नेता थे, ठीक है? तो मैं सबसे ऊपर मैं रख रहा हूँ इनको, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? उसके बाद जो उसके घरों के बीच में जो देखते थे, पटेल जी, सरदार पटेल जी, ठीक है? इन्होंने क्या किया, इनको क्या बोलते हैं कि देशी रियासतों को क्या किया था, इन्होंने सबको इकट्ठा किया था, ठीक है? तो इकट्ठा किया था, तो इन्होंने क्या बोला कि वल्लभ भाई पटेल को ये मानते हैं, ठीक है? मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गई थी। फिर बलदेव सिंह, अब खुद ही देख लो, बलदेव मतलब कि जो श्री कृष्ण में जो रोल करते हैं बलदेव जी का, वो क्या करते हैं, रक्षा करते हैं ना श्री कृष्ण भगवान का, ठीक है? तो वो डिफेंस सेक्टर, रक्षा के क्षेत्र से डिफेंस याद रखना, ठीक है? बलदेव, ठीक, याद हो जाएगा आपके माइंड में। जॉन मठाई, ये इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई। अब देखो ध्यान से, इंडिया में स्टार्टिंग में कोई इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी, है ना? स्टार्टिंग में कोई इंडिया के पास खुद की इंडस्ट्री तो थी नहीं, ठीक है? ये इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट कहाँ से है? ये सब कॉन्सेप्ट इंग्लैंड वगैरह से स्टार्ट हुआ, ठीक है? ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ, वो फिर इंडिया में ट्रांसपोर्ट हुआ, इम्पोर्ट हुआ, ठीक है? ये हुआ ना, इंडिया में इम्पोर्ट हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मठाई वर्ड है, वो कहीं न कहीं इंडियंस नहीं लग रहा है, ठीक है? वो बाहरी लग रहा है, जॉन मठाई, ऐसे याद रखो, जॉन मठाई मतलब कोई बाहरी आदमी है, ये टैबलेट वाला नाम, वही, दवा वाला नाम का आदमी है, यानी कि बाहर का होगा, ठीक है? बाहर का होगा, और ये इसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई? बाहर के काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो मतलब हाँ, इंडस्ट्री वगैरह देखो, जो दूसरे देश का कॉन्सेप्ट है, इंडिया में लग रहा है, ठीक है? यहाँ से कुछ याद कर सकते हो। ओके, सी राजगोपालाचारी, देखो, ब्रह्मचारी जो वैदिक एज में लिखा गया है, ब्रह्मचारी में वैदिक एज में लोग क्या करते थे? ब्रह्मचारी बनते थे, ठीक है? वो लोग, ताकि एजुकेशन वगैरह अच्छे से ग्रहण कर सकें। तो ऐसे याद रखना कि गोपालचारी मतलब कुछ अच्छा चीज़, मतलब एजुकेशन पर्पज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर सकते हो इनको, एजुकेशन से, याद हो गया होगा, ठीक है? ओके, सीएच भाभा, सीएच भाभा जो थे वो फैक्ट मतलब माइंस वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किए, पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, ठीक है? आज भी देखोगे तो भाभा का कंपनियाँ मतलब है कि वो पावर सेक्टर में, माइन सेक्टर में बहुत अच्छी काम कर रही है, ठीक है? तो आप याद कर सकते हो इस चीज़ से, ठीक है? राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर। अब देखो प्रसाद से याद करो, प्रसाद मतलब क्या? कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ठीक है? किसी चीज़ को आप बाँट रहे हो, ठीक है? तो किससे बाँटोगे भाई? क्या बाँटोगे? फूड बाँटोगे, एग्रीकल्चर कमोडिटी बाँटोगे, ठीक है? प्रसाद में, ठीक? तो ऐसे याद कर सकते हो राजेंद्र प्रसाद। मैं किसी का मज़ाक नहीं उड़ा रहा हूँ यहाँ पे, आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है? ओके, असफ रेल, अब ऐसे याद करो रेलवे, आप देखो कि रेलवे का प्लेटफ़ॉर्म ज़्यादातर खाली नहीं मिलता आपको, ठीक है? मतलब कि रेलवे साफ़ नहीं मिलता है, ठीक है? कभी-कभी ट्रेन लेट हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो असाफ़, साफ़ से याद रखो, असफ से या से अफ सफ मतलब साफ़ नहीं होता है, रेलवे स्टेशन मतलब साफ़ नहीं है भाई, ठीक है? तो कहाँ असफ भाई, रेलवे भाई, ठीक है, याद हो जाएगा इससे, ठीक है? जगजीवन राम, अब देखो, जगजीवन राम, ये कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा-सा मतलब लोवेस्ट कम्युनिटी का नाम, जैसे मतलब कि कुछ लेबर से ज़्यादा मिलते-जुलते दिख रहे हैं, ठीक है? मतलब कि नीचे कास्ट के लोगों को, मतलब लेबर के लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? तो जगजीवन राम से हम लोग याद कर सकते हैं कि हाँ, छोटे कास्ट के लोगों को, छोटे तबके के लोगों को क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, यानी लेबर विभाग इनको दे दिया गया, ठीक है? लियाकत अली भाई साहब को फाइनेंस दे दिया गया, और टीटी चनुद्रीगर को कॉमर्स दे दिया गया। ये दोनों याद कर लो आप, ठीक है? ओके, तो ये किसकी बात हम लोग कर रहे थे अभी तक? इंटरिम गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। अच्छा ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो गई, ठीक है यहाँ तक। अब एक बात ध्यान से समझिएगा आप लोग, अभी कुछ बचा है, ठीक है? हाँ, अब्दुल रब निस्तार, निस्तार भाई क्या करते थे? कम्युनिकेशन देखते थे, ठीक है? निस्तार भाई क्या करते थे? कम्युनिकेशन देखते थे, ठीक है? गजफ गजनफ़ार अली खान हेल्थ देखते थे, ठीक है? तो गैस गैस या हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे याद रखो, जी फॉर गैस हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? याद कर सकते हो। ये 1-2 जो टर्म्स हैं फाइनेंस वगैरह, ये सब तो लियाकत अली खान को देख सकते हो। ये जैसे कॉमर्स वगैरह बहुत ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता है, ठीक है? जोगिंदर नाथ लाल मंडल, ठीक है? मंडल, मंडल मतलब ऐसे समझो कि जब पहले के वेदों में कितने मंडल थे, मतलब उसमें रूल्स वगैरह, ठीक है? ऐसे याद कर सकते हो कि मंडल मतलब रूल से रिलेट कर लो, और वही रूल मॉडर्न युग में लॉ बन रहा है, ठीक है? ऐसे कुछ याद कर सकते हो कि हाँ, मंडल मतलब देखो क्या है कि एमसीक्यू अगर देख रहे हो, उनके कीवर्ड में कोई नेम है से मिलता-जुल रहा है, ठीक है भाई, टिक कर दो, आपको दिमाग में आ जाएगा तुरंत, ठीक है? ओके, तो यहाँ तक तो बात हो गई इस चीज़ की, ठीक है?
अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक टॉपिक बच रहा है अभी, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ये देख लो, इंपॉर्टेंट कमेटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट कमेटियाँ, जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद मतलब तमाम तरह की कमेटियाँ बनाई गई, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए तमाम तरह की कमेटियाँ बनाई गई। तो कौन कौन उसको हेड कर रहा था, उस चीज़ को समझो। यूनियन पावर कमेटी, ठीक है। कौन? यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी के कौन चेयरमैन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब जी। देखना ध्यान से, जहाँ जहाँ यूनियन लगा होगा, जहाँ जहाँ यूनियन लगा होगा उसके चेयरमैन जो होंगे वो नेहरू जी होंगे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे, ठीक है। तो यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन चेयरमैन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। थर्ड नंबर पे है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी मतलब मैं बताया ना कि जब इंटरिम गवर्नमेंट में देखोगे तो सरदार पटेल जी को होम और होम का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा था, या फिर इंफॉर्मेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा था, ठीक है। उसी से मिलता जुलता डिपार्टमेंट सरदार पटेल जी को मिल गया है कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाओ। स्टेट के बारे में अ, देखना था सरदार जी को, क्योंकि इन्हीं इन्हीं को तो लौह पुरुष बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? इन्होंने अप्रॉक्सिमेटली 567 रियासतें जो भी थी, रियासतें थी, सबको क्या किया? एक पास किया था, ठीक है। उसमें भी कुछ रियासतें थी जैसे कि मान लो हैदराबाद हो गया आपका, या फिर जूनागढ़ हो गया, ठीक है। ये जब नहीं हो रही थी पास में तो बोला डंडा मतलब खड़ा करके यहाँ पे लोगों को इंडिया में मिलवाने का प्रयास किए थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तब सबको पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी में पटेल जी अच्छी भूमिका निभाए थे, जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है। इसके ऊपर इन्होंने एडवाइजरी कमेटी बनाई थी। इसके बाद इन्होंने ये देखा था कि फंडामेंटल राइट के बाद की माइनॉरिटी का कैसे अपफ्लिपमेंट हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने सोचा था, ठीक है। एस सी एस टी, ओ बी सी वगैरह, एस सी एस टी के बारे में चर्चा किया था इन्होंने, ठीक है। इनके ऊपर ये कमेटी थी। रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द कमेटी, ठीक है। प्रोसीजर मतलब बहुत ही रूल्स प्रोसीजर मतलब जो कमेटी पार्लियामेंट चलाते समय, ठीक है, पार्लियामेंट की फंक्शन करते समय क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे, क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे, उस रूल को किसमें कोडिफाइड किया गया था? उस रूल को कोडिफाइड किया गया था उस रूल को कौन देखते थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखते थे, ठीक है। स्टेटस कमेटी, स्टेटस कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद द लॉ, ये कौन देखते थे? जवाहरलाल नेहरू जी देखते थे। जवाहरलाल नेहरू जी देखते थे कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद द रूल। स्टेट्स होगा ये, स्टेटस नहीं होगा, स्टेट, ठीक है। स्टेट कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद द लॉ, लॉ से नेगोशिएशन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, मतलब 3 कमेटी देख लेना, यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेटस कमेटी, ठीक है। स्टेट कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद द रूल, जवाहरलाल नेहरू, 3 कमेटी इनके पास है। सरदार पटेल जी के पास 2 कमेटी है, एक प्रोविंशियल के ऊपर है और एक एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है। प्रोविंशियल में स्टेट लेवल का काम देखेंगे और एडवाइजरी में कौन सा काम देखेंगे? फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी का अपलिफ्टमेंट करना, एस सी एस टी के बारे में देखना, ठीक है, ये सब काम करेंगे। रूल ऑफ प्रोसीजर कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, देख लिया। स्टेटस कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो कल हम लोग पढ़ाए थे, थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या था हमने देख लिया था अच्छे से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? एक फंडामेंटल सेट था। मैंने बताया था कि किसी भी रूल को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए क्या होता है? सेट ऑफ रूल चाहिए। क्या चाहिए? सेट ऑफ रूल चाहिए। उस सेट ऑफ रूल को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करता है? पावर डिफाइन करता है किसका? ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और इंडिविजुअल को राइट और ड्यूटीज देता है सिटीजन को, ठीक है। सिटीजन का राइट और ड्यूटीज देता है, ठीक है। डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या था? जल्दी से देखो 5 मिनट में। बाल गंगाधर तिलक 1995, ठीक है। 1918 में कांग्रेस का 33rd अधिवेशन हुआ था, तब बोला गया था। उसके बाद ब्रिटिश के पार्लियामेंट में बिल पास हुआ कि हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे, लेकिन महात्मा गांधी ने क्या बोला कि कैसे बना सकते हो? इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन बनाएंगे। फिर 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जो कि मोतीलाल नेहरू जी को चैलेंज किया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू जी ने क्या बोला था कि भाई सुनो, मैं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता हूँ जो कि भारत के सभी SC ST OBC सबके लिए फुलफिल हो, ठीक है। तो उन्होंने ये ड्राफ्ट वर्जन में नेहरू रिपोर्ट 1928 के रूप में प्रस्तुत किया था। ऑफिशियल डिमांड के ऊपर देखेंगे तो मनवेंद्र नाथ नायर 1934 में बोले थे, ठीक है। वहाँ पर डिमांड एक्सपेक्टेड किया गया था कांग्रेस के द्वारा 1935 में। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने 1935 में इस डिमांड को एक्सपेक्ट कर दिया, कि एक्सपेक्ट कर लिया था मनवेंद्र नाथ राय की बातों को। जवाहरलाल नेहरू
बोले थे कि नो आउटसाइडर इंटरफेरेंस होना चाहिए, एडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण होना चाहिए। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। ब्रिटिश प्रपोजल आया था 1940 अगस्ता पर, बोला था कि डिमांड एक्सपेक्ट करो या डोमिनियन स्टेट, डिमांड एक्सपेक्ट किया था, साथ में बोला था कि डोमिनियन स्टेटस हम आपको देंगे, ठीक है। क्रिप्स मिशन में देखा कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद अलाउ करेंगे आपको डोमिनियन स्टेटस मतलब और राइट टू सीट, दो डिमांड रखे थे क्रिप्स मिशन ने इंडियंस को, लेकिन वो भी रिजेक्ट कर लिए थे। इसके बाद 1935 में क्या हुआ था, इंग्लैंड में इलेक्शन हुए थे जिसमें से कंजर्वेटिव पार्टी के विंस्टन चर्चिल और लेबर पार्टी के क्लेमेंट इटली दोनों चुनाव लड़ रहे थे। ये विंस्टन चर्चिल हार जाता है और क्लेमेंट इटली जीत जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पार्लियामेंट जब क्लेमेंट इटली आते हैं, वो दयावान इंसान होते हैं, वो लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो बिल पास करते हैं पार्लियामेंट में, जिस बिल को बोला जाता है कैबिनेट मिशन बिल 1946। इसमें कौन होते हैं, पैट्रिक लॉरेंस, सेविक अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, 3 मेंबर लोग होकर के भारत आते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है सबको, अच्छे से पिछले क्लास देखा होगा तो अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। प्रोविंशियल प्रोविजन अंडर द कैबिनेट मिशन क्या क्या था कि ये तो बताया था 296 सीट होगा, 292 मेंबर यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सब देख लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि बेसिस ऑफ द सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, पॉपुलेशन के हिसाब से 10 लाख पॉपुलेशन पे 1 सीट थी, कम्युनिटी के बेसिस पे जनरल पे 213, मुस्लिम पे 79, सिख पे 4, वुमेन पे देखो तो 15, एससी का 26, एसटी का 23, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 5 मिनट सब कुछ रिवीजन करो, ठीक है, जल्दी से। इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, नो एडल्ट फ्रेंचाइजी थी, नो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम नहीं था, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम सॉरी था एक एक व्यक्ति का एक ही वोट होगा, ठीक है। टोटल प्रोविंशियल सीट ये सब देख लिया था हमने, ठीक है। टोटल इलेक्टेड मेंबर कितने थे, और ये था नहीं टोटल इलेक्टेड और पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी, ठीक है। ये हमने कुछ पार्टी के नाम देखे थे, पार्टी के नाम एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब हमने देखा था कि ओनली सिंगल कम्युनिस्ट लीडर, ठीक है। ये सब देखो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, पारसी लीडर वगैरह। डिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 3rd जून ये सब देख लिया था, टोटल सीट 299 वगैरह। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या ये सब देखा, ठीक है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस एंड ऐसे सपोर्ट करते रहिए बाय डूइंग, आपका सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो लोग जुड़ें, और हम लोग वहाँ पे क्विज प्रोग्राम भी रख रहे हैं, ठीक है। इस क्विज प्रोग्राम को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कीजिए, और उस पर सर ने कुछ प्राइसेस भी रखे हैं, ठीक है। आप प्राइसेस भी जीत सकते हैं, जैसे कि उन्होंने बहुत सारे प्राइसेस दिए हैं, आप एक बार देख लेना नोटिफिकेशन में, वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम ग्रुप को जस्ट ज्वाइन करिए, ठीक है।